हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे। पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में स्टोन एज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पाषाण काल के मीनिंग को समझते हैं, यानी ये पाषाण का मतलब क्या होता है, और जिसे इंग्लिश में स्टोन एज भी बोला जाता है। ठीक है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, मतलब वैसा काल जिस काल में मानव सबसे ज़्यादा पत्थर के औजार का यूज किया करता था, तो उस काल को पाषाण काल कहा गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पाषाण काल या पाषाण युग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। कोई तो होंगे जो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए होंगे, तो उनका नाम था क्रिश्चियन जे थॉमसन। क्रिश्चियन जे थॉमसन 19वीं सदी में सर्वप्रथम पाषाण युग का प्रयोग किए थे, पाषाण युग शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये जो पाषाण काल है, ये पूर्ण रूप से पत्थर का औजार और जलवायु परिवर्तन के आधार पर इस काल को पूर्ण रूप से विकसित किया गया है। तो हम लोग पाषाण काल को शुरू करने से पहले हम लोग पाषाण को समझे, पाषाण युग को समझे कि पाषाण का अर्थ क्या होता है और सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। अब हम लोग पाषाण काल को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे 3 भागों में डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, जिसका इंग्लिश नेम है पेलियोलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण काल को पेलियोलिथिक एज भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ आपको हिंदी नेम ही याद नहीं रखना है, इंग्लिश भी रखना है पेलियोलिथिक एज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में इंग्लिश का ही हिंदी लिख दिया जाता है, तो आप जानते हुए भी फिर क्या होगा कि क्वेश्चन आपके लिए नया लगेगा आपको। ठीक है। तो दोनों वर्ड को ध्यान रखना है। तो पाषाण काल का फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, जिसे पेलियोलिथिक एज बोला जाता है, और इसका जो काल है 30 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल बोला गया है, यानी पेलियोलिथिक एज बोला गया है। सेकंड है मध्य पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में मेसोलिथिक एज भी बोला जाता है, और इसका जो समय अवधि है वो 9000 ईसा पूर्व से, यहाँ BC लिखा हुआ हूँ, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल या फिर मेसोलिथिक काल, मेसोलिथिक एज बोला जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका पाषाण काल का, वो है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में नियोलिथिक एज बोला जाता है, और इसका अवधि है 7000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को नव पाषाण काल बोला जाता है। तो हम लोग देखें कि पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो चलिए इस तीनों को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 30 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के काल को पूरा पाषाण काल बोला जाता है। तो आइए हम लोग इसी काल को थोड़ा सा समझते हैं। मतलब कि मानव जब आदि मानव हुआ करता था और धीरे धीरे डेवलप होते होते, विकसित होते होते ज्ञानी मानव बना, तो हम लोग इस क्रम को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मानव के आदि मानव से ज्ञानी मानव का क्रम जो है, तो सबसे फर्स्ट है यानी 30 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, यानी 30 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल जो है, तो मानव के आदि मानव से ज्ञानी मानव का कर्म जो है, तो मानव जब 30 लाख ईसा पूर्व जो है आदि मानव हुआ करता था, तब उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया था। ठीक है। यानी एक तरह से यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बनता है कि मानव के आदि पूर्वज का क्या नाम था, तो उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आदि पूर्वज कहने का मतलब आदि मानव, यानी आदि पूर्वज मतलब कि सबसे पुराना, सबसे पहले का जो पूर्वज था उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया है, जो 30 लाख ईसा पूर्व हुआ करता था। ठीक है। धीरे धीरे
विकसित मानव जो है डेवलप की ओर बढ़ते गया और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से फिर होमो इरेक्टस कहलाया, जिसका काल है 1.3 लाख ईसा पूर्व, यानी 2 पैरों पर सीधा होकर चलने लगा। अब यही आदि मानव जो है आगे चलकर जो है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि 2 पैरों पर सीधा होकर चलने वाला प्रथम मानव को क्या कहा गया है, तो वो होमो इरेक्टस बोला गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे मानव और विकसित होते चला गया और होमो इरेक्टस से फिर ये निएंडरथाल कहलाया, निएंडरथाल, जो कि जिसका समय है 1 लाख ईसा पूर्व। फिर धीरे धीरे विकसित हुआ, अब इसका नाम हुआ क्रो-मैग्नम, क्रो-मैग्नम, जिसका अवधि है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि सबसे लास्ट, अब फाइनली जो डेवलप जो मानव हुआ, यानी आदि मानव से धीरे धीरे विकसित होते होते फाइनली होमो सेपियंस कहलाया। होमो सेपियंस का मतलब ये होता है कि ज्ञानी मानव, यानी अब मानव जो है आदि मानव से ज्ञानी मानव हो चुका था और ज्ञानी मानव को होमो सेपियंस बोला जाता है, जिसका समय है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। तो इसका मतलब हम लोग ये समझे कि ये जो पूरा पाषाण काल जिसका समय है 30 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, यानी इसी काल में मानव आदि मानव से ज्ञानी मानव बन चुका था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप समझेंगे और इसे बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट को देखते हैं। इन तीनों टॉपिक को देखने से पहले 2 पॉइंट को और देखते हैं हम लोग कि मानव और स्तनधारी जीव का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ, तो वो काल था प्लाइस्टोसीन, जिसे हिंदी में बोला जाता है अति नूतन काल। तो कभी एग्जाम में आपको प्लाइस्टोसीन भी दे दिया जाता है और कभी अति नूतन काल भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो मानव और स्तनधारी जीव का जन्म जो है सर्वप्रथम इसी काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव का पहला प्रमाण, यानी मानव का जो पहला प्रमाण यानी पहला साक्ष्य जो मिला था विश्व के संदर्भ में, तो विश्व के संदर्भ में जो है सर्वप्रथम वो दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ था और जिसका अवधि जो निर्धारण किया गया है रेडियो कार्बन तिथि के द्वारा जो है वो अवधि है 26 लाख ईसा पूर्व। ये विश्व के संदर्भ में है जहां जो दक्षिण अफ्रीका से साक्ष्य मिला था मानव का पहला साक्ष्य। लेकिन भारत के संदर्भ में जो है महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जो है मानव का पहला साक्ष्य मिला था, जिसका अवधि निर्धारण किया गया है 14 लाख ईसा पूर्व। और इस दोनों काल को हिमयुग काल भी कहा गया है। ठीक है, हिमयुग काल भी कहा गया है। तो हम लोग देख लिए कुछ पॉइंट को कि मानव कैसे आदि मानव से ज्ञानी मानव बना, फिर मानव और स्तनधारी जीव का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ, फिर जाके जो है मानव का प्रथम साक्ष्य विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में भी हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि पाषाण काल के अंतर्गत फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या होता था कि मानव जो है आखेटक और उसके साथ साथ संग्राहक हुआ करता था। ठीक है, तो इसके पहले जो है हम लोग ये देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था। तो पूरा पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी जो दिया था रॉबर्ट ब्रूस फूट, जो कि 1863 ईस्वी में दिया था। ठीक है, यानी पूरा पाषाण काल के बारे में जो इसने जानकारी जो दिया तो वो इसी व्यक्ति ने यानी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने दिया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में जो है कठोर क्वार्टजाइट का यूज हुआ करता था। इस वजह से पूरा पाषाण काल के लोगों को क्वार्टजाइट मैन भी कहा गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस काल के व्यक्ति को क्वार्टजाइट मैन भी बोला गया है, तो वो होगा पूरा पाषाण काल के व्यक्ति को। तो ये तो हम लोग देख लिए। अब ये यहाँ से पॉइंट है कि पूरा पाषाण काल में यहाँ जो मानव जो था वो आखेटक था प्लस संग्राहक था। आखेटक का मतलब ये होता है कि शिकार करना, यानी शिकारी जीवन व्यतीत करना। जैसे किसी भी जानवर का शिकार किए, शिकार करने के बाद उसको जो है संग्रह करते थे और उसी को वो लोग खाते थे। इसका मतलब कि अब सोचिए शिकारी जीवन जब तक रहेगा तो कभी भी वो जीवन अस्थाई नहीं हो सकता है।
अस्थाई होने के लिए आपको पहले भोजन का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी जीवन अस्थाई हो सकता है। इसका मतलब कृषि कार्य को प्रारंभ करना पड़ेगा। तो यानी जब तक जीवन शिकारी रहेगा तब तक आपका जीवन अस्थाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी आखेटक यानी ये लोग शिकार करके और उसी भोजन को संग्रह करते थे। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है आखेटक। अब पूरा पाषाण काल को भी जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है निम्न पूरा पाषाण काल, सेकंड मध्य पूरा पाषाण काल, थर्ड उच्च पूरा पाषाण काल। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट निम्न पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ये तीनों पॉइंट है। तो पूरा पाषाण काल में पहला निम्न पूरा पाषाण काल, तो इसका साक्ष्य जो सबसे अधिक साक्ष्य जो मिला है इस काल का, वो पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी क्षेत्र से मिला है। इस वजह से इस काल को सोहन संस्कृति भी बोला गया है। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक साक्ष्य सोहन नदी घाटी क्षेत्र से मिलने की वजह से इस काल को सोहन संस्कृति भी कहा गया है। ठीक है, इस काल का सबसे प्रमुख औजार जो होता था वो हस्त कुठार था, जिसे इंग्लिश में हैंडेक्स भी बोला गया है। ठीक है, प्रमुख औजार हस्त कुठार, जिसे इंग्लिश में हैंडेक्स भी बोला गया है। अब नेक्स्ट है इसमें मध्य पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल में इसका जो प्रमुख विशेषता था इस काल का, वो था बटिकास्म उद्योग। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बटिकास्म उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट को समझना जरूरी है। अगर किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को समझना है तो उसके हर एक एक वर्ड को समझिए, किसी भी वर्ड को आप इग्नोर मत कीजिए, तभी सक्सेस मिलेगी। तो बटिकास्म, तो बटिकास्म का मतलब जैसे देखिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, अब नदी में जो जल जो बह रहा है, जल जो बह रही है, ठीक है, तो ये जल का धारा जो आ रही है जो भी स्पीड से, तेज स्पीड से, तो ये क्या होता है, बड़ा पत्थर जो है आगे घिस घिस कर जैसे धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा, और घिसते 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 ये छोटे छोटे खिलौने के रूप में जो है ना, ये छोटे छोटे खिलौने का रूप जो है ना, मतलब कि अपना ले लेता था। ठीक है, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये नदी में जो है जल के धारा के वजह से बड़ा बड़ा पत्थर घिस घिस कर छोटे छोटे खिलौने का रूप धारण कर लेते थे, और इसी उद्योग को बटिकास्म उद्योग कहा गया है। तो वो जो है मध्य पूरा पाषाण काल का जो ये सबसे प्रमुख विशेषता था वो था बटिकास्म उद्योग जो है। फिर इसका प्रमुख औजार जो हुआ करता था फलक और सल्क, जिसे ब्लेड भी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता है नए चकमक उद्योग, और सर्वप्रथम इसी काल में ज्ञानी मानव का उदय हुआ है। तो हम लोग देख भी चुके हैं कि पूरा पाषाण काल में ही 10,000 ईसा पूर्व जब फाइनली लास्ट गए थे तो ज्ञानी मानव का उदय हो चुका था, यानी होमो सेपियंस। तो उसी का ये थर्ड पार्ट है उच्च पूरा पाषाण काल, जब ज्ञानी मानव का उदय हो चुका था। लेकिन इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नए चकमक उद्योग जो है इसकी प्रमुख विशेषता थी। नए चकमक उद्योग का मतलब ये होता है कि वैसा चमकता हुआ पदार्थ जिस पर प्रहार करने से चिंगारी निकलती है, वैसे ही उद्योग को चकमक उद्योग बोला जाता था, जो कि इसकी प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम आग का आविष्कार, बहुत बार पूछा गया, सर्वप्रथम आग का आविष्कार इसी काल में हुआ था, यानी उच्च पूरा पाषाण काल में ही हुआ था सर्वप्रथम आग का आविष्कार। ठीक है, और इस काल में समाज जो था मातृसत्तात्मक था। ठीक है, यानी माता के सत्ता के हिसाब से चलता था समाज जो है, उसी को कहते थे मातृसत्तात्मक। यहाँ का प्रमुख औजार जो हुआ करता था वो था खुरचनी, छेदनी और बंधनी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल जो है हम लोगों का अच्छे तरीके से समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पे मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दिया था, तो वो लॉर्ड कर्साइल ने 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दिया था। ठीक है, और मध्य पाषाण काल का मतलब क्या हुआ, यानी आखेटक प्लस पशुपालन। इसका मतलब
कि इस काल में आखेटक जो कि चल रहा था, यानी शिकारी जीवन जो चल रहा था वो इस काल में भी आया, यानी शिकारी जीवन यहाँ भी चलते आया, लेकिन शिकारी जीवन के साथ साथ आगे चलकर इस काल में पशुपालन भी जुड़ गया, यानी लोग शिकारी करने के साथ साथ पशु को भी अब पालना प्रारंभ कर दिए थे। और सर्वप्रथम पशु को जो पाले थे उसका नाम था कुत्ता। और सर्वप्रथम जो कि पशु को पालने का जो कि साक्ष्य मिला था, सर्वप्रथम पशु को पालने का जो साक्ष्य मिला था वो राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था पशु को पालने का। एक क्वेश्चन तो ये हुआ, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया गया था, किस जानवर को पालतू बनाया गया था, तो उसका नाम था कुत्ता। ठीक है। मध्य पाषाण काल से शैल आश्रय का भी साक्ष्य मिला है। शैल आश्रय का मतलब ये हुआ कि गुफा का घर, यानी गुफा घर, ठीक है, जिसका साक्ष्य जो मिला है मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। ठीक है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। और इस शैल आश्रय को, भीमबेटका के शैल आश्रय को यूनेस्को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो हम लोगों का मध्य पाषाण काल भी समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट जो कि लास्ट पॉइंट है नव पाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज भी बोला जाता है। तो नव पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दिया था वो उसका नाम था सर जॉन ल्यूबक, यानी सर जॉन ल्यूबक ने सर्वप्रथम हमें नियोलिथिक एज के बारे में बताया था, यानी नव पाषाण काल के बारे में बताया था। ठीक है, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि यहाँ पे नव पाषाण काल जैसे जैसे काल बढ़ते गया तो पहले से क्या हुआ, विकसित होता चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे मानव का जीवन जो है अस्थाई हो चुका था। अस्थाई क्यों हुआ, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पे कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था। तो कृषि कार्य प्रारंभ होने के साथ ही मानव का जीवन जो है वो अस्थाई हो चुका था। ठीक है, क्योंकि लोग अब खुद से जो है अपने भोजन का उत्पादन कर सकते थे, किसी भी जानवर के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी, शिकार करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये जो सर्वप्रथम कृषि करने का जो साक्ष्य मिला है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, यहाँ पे जो भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से सर्वप्रथम कृषि करने का साक्ष्य मिला है। और कृषि के अंतर्गत जिस अनाज की खेती सर्वप्रथम किया गया था उसका नाम था जौ, और फिर सेकंड नंबर पे गेहूं। तो जौ और गेहूं का पहला साक्ष्य जो मिला था वो यहीं से मिला था, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर भारत के संदर्भ में आपसे पूछे कि सर्वप्रथम किसकी खेती की गई थी, तो भारत के संदर्भ में भी सर्वप्रथम खेती जौ की ही की गई थी, और जौ को ही यव बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मृदभांड का साक्ष्य। मृदभांड का साक्ष्य जो है वो कश्मीर के गुफकराल से मिला है। गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार का घर। ठीक है, कुम्हार का घर को ही गुफकराल बोला गया है। ठीक है, जो कि कश्मीर में इसका साक्ष्य मिला। और मृदभांड मतलब मट्टी का, यानी मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे। ठीक है, सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार, सान का आविष्कार वो इसी काल में हुआ था। ठीक है, इस काल की जो प्रमुख औजार जो थी वो थी पत्थर की कुल्हाड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी। तो क्या हुआ कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल था, वहाँ जो औजार हुआ करता था। उसके बाद जो मध्य पाषाण काल आया, तो इस काल में जो औजार था पहले वाले काल से ज़्यादा धार वाला औजार बनाया जाने लगा। लेकिन फिर जैसे ही नेक्स्ट काल आया यानी नव पाषाण काल, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज धार वाला औजार बनना चालू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख औजार जो था यहाँ पे पत्थर की कुल्हाड़ी, और सेकंड जो कि हड्डी का औजार। हड्डी के औजार में भी सबसे अधिक हिरन के हड्डी का औजार जो है बनाया जाता था, और सबसे अधिक हिरन के हड्डी का औजार का साक्ष्य जो मिला है तो वो बिहार राज्य के सारण जिले के चिरांद जगह से है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे अधिक हिरन के हड्डी का साक्ष्य जो है, हिरन के हड्डी के औजार का साक्ष्य जो वो कहाँ से मिला है, तो बिहार राज्य के सारण जिले के चिरांद गांव से जो है। ठीक है, अब जो है
इस काल में ही गर्तावास का भी साक्ष्य मिला है। गर्तावास का अर्थ ये होता है कि मालिक के शव के साथ कुत्ते को भी दफन कर देना, यानी दफन कर देना। यानी मान लीजिए कि जो भी मालिक कुत्ता को पालता था तो उस मालिक के मरने के बाद जो है उसके कुत्ते को भी उसके साथ साथ दफन कर दिया जाता था, उसी को बोला गया है गर्तावास। ठीक है, तो गर्तावास का साक्ष्य जो मिला है वो कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, अब जो है इसी काल के अंतर्गत चावल की 2 प्रजाति का साक्ष्य मिला है, और वो जो साक्ष्य जो मिला है यूपी के मिर्जापुर के कोल्डी हवा से। यूपी के मिर्जापुर के कोल्डी हवा से जो है चावल की 2 प्रजाति का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। ठीक है, जिसका काल निर्धारण किया गया था 6000 ईसा पूर्व जो है। ठीक है, अब इसके इसी काल में जो एक और भी साक्ष्य मिला है बस्ती और राख का साक्ष्य जो है, जो कि कर्नाटक के पिकली हल से मिला है। ठीक है, बस्ती और राख का साक्ष्य कर्नाटक राज्य के पिकली हल जगह से ये साक्ष्य मिला था। ठीक है, चलिए तो तीनों काल को हम लोग देख लिए, और एक लास्ट जो फाइनली जो है वो है ताम्रपाषाण काल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है चाल्कोलिथिक एज। तो इसी काल में आखिर इस काल का ये नाम क्यों रखाया, तो इस काल में सर्वप्रथम मानव जो है तांबा धातु का उपयोग किया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मानव जो है सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था, तो उसका नाम था तांबा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का पूरा जो है पूर्ण रूप से जो है पाषाण काल समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग क्वेश्चन जरूर बनाइए, और आप लोगों को पता चलेगा कि जो है क्वेश्चन हमसे बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और इससे पहले हम लोग जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को भी अच्छे तरीके से समाप्त कर चुके हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसके बाद जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता को जो है शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।